11th केमिस्ट्री। फर्स्ट टॉपिक, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है, अर्थात बेसिक से बेसिक चीज़ जो फूड से रिलेटेड या कोई सी भी चीज़ हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन्हीं अणुओं से मिलकर बनी होती है, जैसे कि विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन वगैरह। और ऑल सभी की सभी चीज़ें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के इंटर एक्सचेंज और इंटरचेंज से ही अपने प्रकृति सुनिश्चित करती है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उनके निर्मित होने वाले असंख्यक परमाणु, असंख्यक प्रकार के अणुओं का विज्ञान है, अर्थात यह रोल्ड हॉफमैन ने कहा है। अर्थात कह सकते हैं कि उनकी जो अपनी अपनी जो प्रकृति है, उन्हीं के अनुसार वो भौतिक इंटरचेंज करती है अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए, ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में जाना है कि प्रतिदिन प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थ और परिवर्तनों को देखते हैं। ठीक है, दूध से दही बनना, लंबे समय तक गन्ने के रस को रखने से उनका सिरका बन जाना, विनेगर बन जाना, खट्टापन आ जाना, लोहे पर जंग लगना, Fe2O3.H2O, इसे जंग लगा लोहा कहते हैं, जो बंगुर लोहा होता है, परिवर्तनों के कारण। ऐसे उदाहरण है जो हम बहुत बार देखते हैं। सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न शाखाओं जैसे रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि की वर्गीकृत किया गया है। विज्ञान की एक शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म, अभिक्रियाओं के अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन जैसा हम आज समझते हैं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया, अपितु यह रोचक वस्तुओं के कारण खोज के कारण उभरा है। जैसे पारस पत्थर जो लोहे को तांबे जैसी वस्तुओं के सोने में बदल सकता है। अमृत जैसी ये पारस पत्थर, ये सब सुनी सुनाई कहानियाँ हैं, बाकी इसका कोई प्रैक्टिकली सबूत मौजूद नहीं है। अमृत जिसमें अमरत्व प्राप्त हो जाए। पुरातन भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत पहले से अनेक वैज्ञानिकों तथ्यों की जानकारी थी। ठीक है, जैसे मिस्र के लोगों को कॉपर जो बैटरी है, कॉपर बैटरी का आविष्कार किया जा चुका था। अपितु भारत में भी जो चाणक्य है और रसायन शास्त्री है, चाणक्य नहीं, महर्षि कणाद ने कॉपर का जो गड़ मटके के आकार का सेल बनाया था, उपयोग जीवन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। रसायन का विकास मुख्यतः 1300 से 1600 सीई सेंचुरी में कीमिया, एल्केमी और औषध रसायन के रूप में हुआ। आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी के यूरोप के कुछ एल्केमियों परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया तथा यूरोप में अरबी द्वारा लाई गई थी। ठीक है, दूसरी संस्कृतियों विशेषकर चीनी और भारतीय अपनी अलग एल्केमी परंपराएं थी, जिसमें रासायनिक प्रक्रम और तकनीकी की जानकारी अधिक थी। पुरातन भारतीय में रसायन को रसायन शास्त्र, रस तंत्र, अभिक्रिया, रस विद्या कहा जाता था। ठीक है, इसमें धातु कर्म, औषध कांतिवर्धक, कांच, रंजक इत्यादि शामिल थे। सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा में की गई योजनाबद्ध खुदाई से सिद्ध होता है कि भारत में रसायन के विकास की कहानी बहुत पुरानी है। पुरातात्विक परिणामों से पता चलता है कि निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग होता था। ठीक है, और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। ये कैसे पकाते थे और ये केमिकल रिएक्शन की जानकारी कहाँ से मिली थी वगैरह, ये केमिस्ट्री ये जो पुराने समय में भी अवेलेबल थी, और ये मॉडिफाई होते होते आज के समय में अधिक विचित्र और मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। प्राचीन और आज तो हम देखते ही प्राचीनतम रसायन प्रोटॉन माना जाता है कि जिसमें वांछनीय गुण प्राप्त
करने के लिए पदार्थों को मिलाकर ढाला जाता है, अर्थात मात्राओं में। जैसे पुराने समय में तलवारें बनाई जाती थी तो उसमें कार्बन की मात्रा कितनी और जिंक की मात्रा कितनी होती थी कि तलवारें ना टूटे। ये जापानीज़ और चाइनीज़ तलवारें भी जो समुदाय के व्यक्तित्व रखते हैं वो तलवारें कभी नहीं टूटती थी, उसमें कार्बन की मात्रा ये अनुपातिक तौर पर मिलाया जाता था। अगर ज़्यादा मिला दे, क्वांटिटी का रेशियो अगर ज़्यादा रख दें तो वो बिगड़ जाएगा, मम्मी तलवार बिगड़ जाएगी उसकी। ये पुराने समय में भी अवेलेबल थी ये सब ज्ञान। अग्नि द्वारा गर्म किया गया था। मोहनजोदड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया जाता है। जिप्सम सीमेंट खुदाई के दौरान कहाँ से प्राप्त होता था, और लोहा है जो पत्थरों को पिघलाकर हाई हीट पर भट्टी में लोहा को निष्कासित किया जाता था। कैसे किया जाता था, ये सब केमिकली ही पॉसिबल है, जिसमें चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता था अनुपातिक रूप में, रेशियो में। हड़प्पा के लोग फेंस बनाते थे जो एक प्रकार का कांच होता था, कांच के मनके वगैरह जो गले में पहनते थे सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता था। सियासा, चांदी, सोना, तांबा जैसे धातुओं में पिघलाकर फौजन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। वहाँ टिन और आर्सेनिक मिला कर शिल्प बनाने की तांबे की कठोरता को सुधारते हैं। तांबा लचीला होता है, उसमें आर्सेनिक और टिन को मिलाकर, टंगस्टन को मिलाकर उसकी हार्डनेस को बढ़ाया जाता था। दक्षिण भारत में मस्की 1000 से 900 BC तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर तक्षशिला में 1000 से 200 BC में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई है। ठीक है, वहाँ पर महाभारत कालीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ लोहा का अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि 1000 BC के समथिंग आसपास ही है। कांच और ग्लेज के रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे, जिससे कि जंग ना लगे। जैसे कि लोहे में जिंक मिलाया जाता था, जिस वजह से उस पर जंग ना लगे। भारत में तांबे के धातु कर्म का प्रारंभ उपमहाद्वीप में ताम्र युग में के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। अनेक पुरातात्विक प्रमाण है जिनमें इस मत को बल देता है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीकी भारत में विकास हुई थी। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 ईसा पूर्व में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। ठीक है, उत्तर भारत में काला पॉलिश वाले मिट्टी बर्तन और बर्तनों के सुनहरी चमक को दोहराया नहीं। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा भी है, और राजस्थान में कई जगह अवशेष मिले हैं जहाँ काली पोटरीज प्राप्त हुई है, तांबे की सुइयाँ प्राप्त हुई है। रासायनिक रहस्य है, यह भी एक रासायनिक रहस्य है। इन बर्तनों को पता चलता है कि मिट्टियों का तापमान को नियंत्रित किया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन है। कौटिल्य जो चाणक्य है, विष्णुगुप्त 320 ईसा पूर्व के समथिंग आसपास। उससे पहले भी होता था, जैसे 16 जनपदों में भी काफ़ी मात्रा में कपड़ों का रंगाई, छपाई वगैरह इनका कार्य होता था। ब्रह्मगुप्त थे, वरामिर थे, और बोधायन थे, महाकवि मास थे, भास्कराचार्य जी, नागार्जुन थे, और भी कई सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने किताबों में वर्णन किया हुआ है। पुराने वैदिक साहित्यों में वर्णित अनेक पदार्थ जैसे और कथन आधुनिक विज्ञान की खोज में से मिल जाते हैं। बर्तन, लोहा, सोना, चांदी, तांबा के आभूषण और टेराकोटा तस्तरियों तथा चित्रकारी किए हुए स्लेटी के बर्तन भारत के पुरातत्व स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सुश्रुत संहिता में क्षारकों, एसिड और बेस। चरक संहिता में पुरातन काल में भारतीयों का उल्लेख है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और तांबे और टिन के जस्ते के ऑक्साइडों तथा तांबे जस्ते के सल्फेट तथा शीशे तथा लोहे शीशे, लेड सल्फेट, मरकरी लोहे के कार्बोनेट बनाता था। ठीक है, रसोपनिषद
में बारूद बनाने का वर्णन मिलता है। तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, सोल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, पारा और कपूर पटाखे बनाने का विवरण है। संगम साहित्य से रिलेटेड है। संगम साहित्य तमिल में 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का वर्णन मिलता है। नागार्जुन एक महान भारतीय वैज्ञानिक हैं। वह एक विख्यात रासायनिक एल्केमिस्ट और धातु विज्ञानी थे। इन्हें रत्नाकर पारे के यौगिक से संबंधित हैं। उन्होंने धातुओं जैसे सोना, चांदी, टीन के निष्कर्षण को भी विवेचना की। 800 सेंचुरी के आसपास पुस्तक रसारनवम आई, जिससे विभिन्न प्रकार की भट्टियों तथा आसनों क्रूसिबलों के अलग अलग उद्देश्यों के उपयोग की विवेचना मिलती है। इनमें विवरण दिया गया है कि जिससे ज्वाला के रंग के धातु की पहचान की जा सकती है, जैसे कि लाल ज्वाला में और ग्रीन ज्वाला में अलग अलग मेटल अलग अलग फ्लेम को फॉलो करते हैं। वक्रपाणी में मर्क्यूरी ऑक्साइड की खोज की। साबुन की खोज का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। उन्हें साबुन बनाने के लिए सरसों के तेल तथा कुछ क्षारकों का उपयोग किया था। भारतीय जो कि मिशेल का फॉर्मेशन करते हैं, मेल की अशुद्धियाँ वगैरह को बाहर निकालती है। वैसे ये लिपिड्स है, और जो मेल वगैरह है, जो ऑयली स्किन, जो चिपचिपाहट शरीर पर जमा हो जाती है, वो भी लिपिड्स की ही बनती है। लिपिड में अच्छा मिशेल फॉर्मेशन का फॉर्म करेगा, जो कि पानी के साथ बहा देगा। इस तरह से स्किन पर कलरफुल और गंध वगैरह नहीं आती है। और इसमें प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स वगैरह भी मिलाए गए थे, सुगंधित इत्र वगैरह भी, जिससे शरीर पर अच्छी खुशबू रहे, बालों में भी अच्छी खुशबू रहे। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया था। साबुन बनाने के लिए अरंडी का तेल, महुआ के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग अजंता किया जाता था। अजंता और एलोरा के दीवारों में पाई गई चित्रकारी, जो अनेक वर्षों के बाद भी नई जैसी दिखती है। पुरातन विज्ञान के शिखर पर होना सिद्ध होता है। वरामीर ने ये जो चावल की भूसी होती है, उस पर जो कलर्स लगाकर उनका लेप किया गया था। काफ़ी कलरफुल आज भी इनकी खराब नहीं होती। ये केमिस्ट्री के ज्ञान की वजह से ही है। ये 7,200 से 700, 800, 900, 1000 के आसपास ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में ये बनाई गई थी। शुरुआत 200 से ही हो गई थी इसकी, जो कि गुप्त वंशज के स्टार्ट से हो गया था। इनमें दीवारों की छतों के मंदिरों पर लगाए गए लसदार पदार्थों की जानकारी मिलती है। इसे केवल पौधों, बीजों, फूलों, छालों के रस से बनाया जाता था। इन्हें उबालकर गाढ़ा करने के बाद उनमें कई प्रकार के रेजिन मिलाए जाते थे, जो प्राकृतिक सुंदरता दिखाने के लिए, जैसे फूल पत्तियों वगैरह को बनाने के लिए फूल पत्तियों के रस का ही इस्तेमाल किया जाता था और रेजिन मिलाया जाता था, ताकि वो उसका कलर ना जाए, वो प्राकृतिक जैसा ही लगे और सुंदर दिखाई दे, शाइनिंग उसकी अच्छी रहे। परीक्षण करने के पश्चात उपयोगिता का आकलन करना रोचक होगा। अथर्ववेद 1000 BC जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रंथों में रंजकों के निर्माण, जिनमें हल्दी, सूरजमुखी, हरताल, मदेर, कमीर, करमिज और लाख शामिल है। रंगने के गुण बनाने कुछ अन्य पदार्थ जो उपयोग में आते थे वो थे कंपलसिका, पातंगा, जटुका। वरामीर की बृहद संहिता में इत्र, कांतिवर्धकों का भी उल्लेख है। केश रंगने, मतलब बाल के रंगने के लिए पौधा जैसे नीला या खनिज जैसे लोह, चूर्ण, काला लोहा, स्टील आदि। चावल के खट्टे, दलित, अम्लीय और सत्व उपयोग किया जाता था। गंध युक्त के इत्र द्रव तथा नान एक पाउडर, सुगंध और टेल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता था। भारत में अवधारणा का आगमन है। यह अवधारणा है कि द्रव्य अविभाज्य कणों से बना होता है।
ईसा पूर्व की अंतिम सदी में दर्शकों के चिंतन के एक भाग की तरह हुआ है। आचार्य कणा, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था, परमाणुिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्होंने सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने परमाणु एटम के समतुल्य नाम दिया। उन्होंने वैशेषिका सूत्र पुस्तक लिखी, जिसके अनुसार पदार्थ के छोटे से समूह तथा एटम के बारे में बताया। अनादि अनंत अविभाज्य गोलाकार अति गुणग्राही मूल अवस्था के में गतिशील होते हैं, अर्थात वो अविभाज्य कण जो गोलाकार अवस्था में अपनी गति को मूल अवस्था में गतिशील होते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि अकेली इकाई का बोध मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय प्राप्त नहीं होती है। ग्राद ने यह भी बताया कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं। पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भी भिन्नता होती है। उन्होंने कहा कि अन्य संयोजक के अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु के संयोजित हो सकते हैं। ठीक है। उन्होंने सिद्धांत का अवधारणा जॉन डाल्टन 1766 से 18 इनका जॉन डाल्टन का डेट ऑफ बर्थ है से लगभग 2000 पूर्व दे दी थी। चरक संहिता भारत की सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें रोगों के उपचार का विवरण दिया गया है। कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना की विवेचना चरक संहिता से स्पष्ट रूप से की गई है। कणों के आकार के अत्यधिक छोटा करने को तरह नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये चरक संहिता में लिखा हुआ है। चरक संहिता के धातुओं की भस्म अर्थात सोने की भस्म का औपचारिक रूप से काफी महत्व है। उपचार किए जाने का वर्णन क्या है? यह सिद्ध हो चुका है कि भस्म के धातुओं के नैनो कण होते हैं, अर्थात सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्कीमी के क्षीण हो जाने के पश्चात औषधि रसायन अर्थात आयुर्वेदिक स्थिर अवस्था में पहुंच गया तथा 20वीं शताब्दी के पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के आने और प्रचलन होने के बाद क्षीण हो गया। प्रतिरोधक काल में आयुर्वेद का आधारित औषध उद्योग का अस्तित्व बना रहा, परंतु यह भी धीरे धीरे क्षीण होता गया। नई तकनीक सीखने के अपनाने के तथा 100 से 150 वर्ष का समय लगा। इस समय बाहरी उत्पाद के प्रवेश कर गए थे जो उपनिवेश काल में परिणाम स्वरूप पारंपरिक तकनीक धीरे धीरे कम हो गई थी। भारतीय पटल पर आधुनिक 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा, अर्थात जो अंग्रेजों द्वारा एलोपैथिक उपचार किए गए उसी पर ज़्यादा निर्भर हुआ। और अंग्रेजों ने जब आयुर्वेदिक शास्त्र को ही न के बराबर प्रसिद्धि प्राप्त अर्थात दबाव में रखा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिकों भारत में आने लगे थे और आधुनिक रसायन का विकास होने लगा था। उन्होंने वर्णन किया कि आपने जाना कि रसायन शास्त्र के संगठन संरचना गुणधर्म तथा परस्पर क्रिया से संबंधित है। पदार्थ के मौलिक अवयवों, परमाणु और अणुओं के मध्यम अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। यही कारण है कि रसायन विज्ञान परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान है। ठीक है। कल अणुओं तथा परमाणुओं का विज्ञान है रसायन शास्त्र। यह इन कणों परमाणु को देख सकते हैं कि भार माप सकते हैं तथा उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। क्या किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में परमाणु अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और यह हम कणों की संख्या एवं उनके द्रव्यमान और मध्य मात्रात्मक संबंध अर्थात एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, ऐसे कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने के अतिरिक्त हम यह भी वर्णन करेंगे किसी पदार्थ के भौतिक उपयोग इकाइयों तथा मात्रात्मक रूप से दर्शाए जा सके, अर्थात उनके जो जब रिएक्शन होती है तो उनका संतुलित रूप में गुणज जो होते हैं अथवा उनके मोल और उनकी भार है, उनका कितनी मात्रा में उनको मिलाया जाता है, वो मात्रात्मक इकाइयाँ यूनिट्स का भी संज्ञान लेंगे। रसायन विज्ञान का महत्व। विज्ञान में रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका है जो प्राय विज्ञान के अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि मौसम विज्ञान, मस्तिष्क
की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन, उर्वरकों, क्षारकों, अम्लीय रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जक और धातु, मिश्र धातुओं तथा नवीन सामग्री के निर्माण में रासायनिक उद्योगों का महत्व है। रसायन विज्ञान के अर्थव्यवस्था में भी भूमिका निभाता है तथा जीवन स्तर में ऊंचा उठाने के लिए भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अन्य सामग्री तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उर्वरकों, जीवाणुनाशकों और कीटनाशकों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका उदाहरण है तथा जीवन रक्षक का दृश्यमान प्रकृति स्रोत में जीवन रक्षक अथवा औषधियों के निष्कर्षण की विधियाँ बताता है अथवा टेस्टिंग वगैरह करते हैं जब उनके संश्लेषण को संभव बनाता है तथा औषधियों के उदाहरण जैसे कैंसर की चिकित्सा प्रभावी पड़ने औषधियों, एड्स ग्रस्त रोगियों के उपचार के आने वाली औषधियों, एजिडोथाइडिन अथवा ये केमिकल रिएक्शन ही पॉसिबल है जब किसी केमिकल को बनाया जाता है। ये रसायन विज्ञान के अंदर ही आती हैं सब चीज़ें। अथवा जैसे कि ड्रग्स वगैरह की टेस्टिंग वगैरह करना, ये भी केमिकली रसायन विज्ञान के थ्रू ही पॉसिबल है। राष्ट्र में अतिथि योगदान तथा जानकारी के बारे में विद्युत चुंबकीय तथा प्रकाशीय गुणधर्म संश्लेषित करना संभव है अथवा सुचालक, कुचालक अथवा जो कंपाउंड के जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम पढ़ेंगे, जो वो किसी भी ऑक्सीजन चुंबकीय तो है, अनुचुंबकीय है, किसी कंपाउंड का ध्रुवीय गुण अथवा रोटेशन मोशन और आयनीकरण की वजह से चुंबकत्व का प्रभाव पड़ेंगे, और वो विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोइलास्टिसिटी कितनी प्रोड्यूस करता है, स्थिरता प्राप्त करने के लिए वो आयनिक इल्यूमिनेशन करेगा या विलोपन करेगा, SN1 SN2 कौन सी रिएक्शन करेगा, ये सब हम इसी में पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में। जैसे कि संश्लेषित किया जाता है एसिड बेस बहुलक, एसिड बेस एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए, ये अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये जैसे पेंट वगैरह बहुत योगदान देते हैं अर्थव्यवस्था में हमारे देश की। और पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र में पर्यावरण के गंभीर जैसे कि कॉटन की जब ब्लीचिंग होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा उसका लिपिड्स को बाहर निकाला जाता है H2O2 के द्वारा, और सोडियम हाइपोक्लोराइड है तो इसकी धुलाई की जाती है। वाइट जो हॉस्पिटल में यूज होती है वाइट कॉटन, इससे जो नदियां हैं ब्लीचिंग वगैरह की, साबुन अपमार्जन की वजह से नदियाँ गंदी हो रही है, ये पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए हानिकारक है। मछलियों के लिए, जलीय पौधों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है इस वजह से, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है शीतलक में AC वगैरह में यूज की जाती है, जो कि ओजोन परत का डिग्रेडेशन करती है अथवा ओतरी बंध को तोड़ती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे पृथ्वी पर आने से रोकती है। जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा रसायन विद्यों के भावी पीढ़ियों के आगे के लिए खतरा है ये सब। इन एंजाइमों तथा नवीन मोहों को कर नई पीढ़ी की, जिसे हम CFC के अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हम सेंट स्प्रे वगैरह में यूज़ करते हैं, अथवा ये ज्वलनशील गैस भी होती है। विकासशील तथा मेधावी अच्छा रसायन तथा स्वीकारने के लिए रासायनिक द्रव्य के प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य क्या होते हैं, जो प्रकृति में अपना स्थान घेरते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं, जैसे कि पुस्तक, कलम, पेंसिल इत्यादि। द्रव्य की अवस्थाएं तीन तरह की है। वैसे एक और होती है छोटी, प्लाज्मा। जब ठोस को हीट करते हैं तब द्रव अवस्था में बदलता है, द्रव को हीट करते हैं गैस में बनता है, और गैस को जब हीट करते हैं प्लाज्मा बनते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई हीट की आवश्यकता होती है और उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होता है। ठोस ये कण एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, आबद्ध होते हैं तथा बंधित होते हैं, अर्थात इनकी स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ये स्थिर अवस्था में होते हैं, इस वजह से ये सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। अगर उन्हें हीट किया जाता है अर्थात उनके कणों को एनर्जी प्रोवाइड किया, RNS इक्वेशन जिस RNS एनर्जी को प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में अथवा बंध टूट जाएगा, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो टूट जाएगी और ये लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर से हीट दी जाती है
तो अणु एक दूसरे से संघट्य एक दूसरे से टकराएंगे और प्रेशर जनरेट करेंगे, अथवा इनका वॉल्यूम अनंत होता है। इनका वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा लिमिटेड होता है। ठोसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ठीक है। द्रव्य के निश्चित आयतन तथा परमाणु निश्चित नहीं होते हैं। इनका आकार उसी पात्र के आकार के अनुसार ले सकते हैं, जितना फैला होगा उतना फैल जाएगा। गैस का आयतन कुछ भी निश्चित नहीं है, जितने जब बड़ा पात्र लोगे वही 3 डायमेंशनली मूव करेगा, और लिक्विड 2 डायमेंशनली मूव करेगा। देखो, ठोस को गर्म किया द्रव, द्रव को गर्म किया गैस, गैस को प्लाज्मा में, परंतु प्लाज्मा से ठंडा करने पर गैस नहीं बनाया जा सकता, और द्रव को ठंडा करने पर वापस ठोस में, गैस को ठंडा करने पर वापस द्रव में। द्रव का वर्गीकरण, द्रव कितने प्रकार का होता है? एक तो शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध में जैसे कि H2 है, इसमें हाइड्रोजन तो तत्व है, और यौगिक है H2 अथवा अणु। परमाणु है हाइड्रोजन और अणु है H2। और मिश्रण में जैसे कि पानी में हम शक्कर घोलते हैं, तो उसमें सभी पार्ट्स में सममांगी मिश्रण वो सममांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि विलयन में एक कोने पर जितनी शक्कर घुली है, ग्लूकोज घुला है, इसी दूसरे कोने पर भी उतनी ही मात्रा में शक्कर घुली है। इस वजह से इसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण यह असमांतित तौर पर वितरित होते हैं। ये तो मिश्रण। शुद्ध पदार्थों में एक ही प्रकार के तत्व और यौगिक होते हैं। ये परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार से विभिन्न तत्वों के परमाणु, अणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे चांदी, तांबा, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। जब भिन्न तत्वों के अलग अलग परमाणुओं का निश्चित संयोजित किया जाता है, इसका अलग अलग का उदाहरण है H2O और CO2। द्रव्य के गुणधर्म, जब अलग अलग कंपाउंड साथ में मिलते हैं तो वो क्या अलग अलग प्रकृति शो करते हैं, तथा भौतिक तथा उनका रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, गुणधर्मों के ज्वलनशीलता, अम्ल इत्यादि अभिक्रियाशील होते हैं। उस जो प्रकृति है कंपाउंड की, वो अपने स्थायित्व के अनुसार सभी अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। उनकी संगठन अवस्था, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन जो कोण बनाएगा वो अलग कोण बनाएंगे, H2O अलग कोण बनाएंगे, और चतुष्फल के कंपाउंड अलग कोण बनाएंगे। अलग अलग कंपाउंड अलग अलग कोण से अलग अलग बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, अथवा उनका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, चेंजेस होगा। और जितना जैसे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका घनत्व कम होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा तब उसका घनत्व ज़्यादा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उससे काफ़ी नज़दीक कंपाउंड होगा ट्रिपल बॉन्ड में, इस वजह से। और उनकी प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, ये सब अलग अलग अभिलक्षण शो करते हैं अलग अलग कंपाउंड। भौतिक गुणधर्मों का मापन, यह द्रव्य अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, मात्रात्मक, उनका भार, उनका कोण, उनकी एनर्जी लेवल, उनकी ध्रुवणता, क्षारता, अम्लता, इनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। उसके अलावा SI पद्धति, मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय फ्रांसीसी तब भार का मापन 11वें सर्व सम्मेलन में मेजर किया गया था, तथा मीटर पेमाट, ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक पैरामीटर शामिल किया गया, जैसे कि SI पद्धति आधार पर माना गया था मानक तौर पर, ताकि जो प्रोफेसर या फिर स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने में, या फिर देश विदेश में या फिर वैज्ञानिकों के संबंधित जब सांविधिक ज्ञान का आदान प्रदान हो, तब उन्हें ज़्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। जिसमें लंबाई को L से संबोधित करते हैं, तथा M से SI प्रतीक है, और राशि का प्रतीक L है, और SI मात्रक मीटर है, और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ऊष्मागतिकी केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, और ज्योति तीव्रता कैंडेला। इसमें जैसे वोल्टेज है, घनत्व है, और प्रतिरोध है,
और भी कई सारे मात्रक हैं जिनको यहाँ नहीं बताया गया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मागति की केल्विन, ज्योति की तीव्रता कैंडेला, अतः फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का ई। किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार क्या क्या हो सकता है, ये गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। अलग अलग जैसे पृथ्वी पर ध्रुवों पर अलग द्रव्यमान होता है तथा भूमध्य रेखा के आसपास अलग द्रव्यमान होता है। यह गुरुत्वीय बल, जितना गुरुत्वीय बल होगा उसका भार उतना होगा। इस वजह से ऐसा मात्रक में 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम के रूप में निरूपित किया गया है। इससे इस प्रयोगशाला में अधिक यथार्थ और मानकपूर्ण विशेषक तुला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें एक दंड लगा होता है, एक पेन है और एक सांकेतिक स्केल है। यहाँ स्केल है जो कि दंड निर्मुक्त और पेन निर्मुक्त और संतुलित पेंच है। राइडर वाहन मुंडी, ये कांच लगा होता है बाहर की तरफ जो कि हवा एयर वगैरह का इरर ना आए। ये ऐसा मात्रक है, ये डिसाइड किया गया था। ठीक है, तथा आयतन, आयतन क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन या फिर जिस पात्र में उसको लिया जाता है उसका आयतन उस पर निर्भर करता है। ये ऐसा मात्रक मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। और द्रव्य को आयतन मापने के लिए लीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऐसा मात्रक लीटर नहीं है। मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब इनको माना जाता है। तो 1 लीटर में 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर, जो कि लंबाई के मात्र डेसी, सेमी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फिट और जीटा, योटा उससे मापा जाता है। उसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तीनों का गुणज होता है। उसके बाद घनत्व, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन में नापा जाता है तथा इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इनवर्स में 3 ऊपर जाने के बाद इनवर्स 3 आता है। तापमान, तापमान का मापने की 3 इकाई डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। यहाँ केल्विन ऐसा मात्रक है और पैमाने पर आधारित तापमान इसको डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ने पर उसे केल्विन में कन्वर्ट होता है, प्लस डिग्री 32 प्लस 9/, डिग्री सेल्सियस में 9/5 प्लस 32 फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ मिलता है। अथवा जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। मापन की अनिश्चितता, रासायनिक अध्ययन में अनेक हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक आंकड़ों पर भी विचार करना होता है तथा सरलता से संचालन करना तथा आंकड़ों के संभावना अनिश्चितता संभवतः निश्चितता के साथ यह प्रदर्शित संपूर्ण तरीके से विस्तार किया जा रहा हो। वैज्ञानिक संकेत, वैज्ञानिक संकेत जैसे ग्राम है, ग्राम की इकाई है। इनको अगर जैसे बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल है तो 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर बहुत छोटी है तो 10 टू द पावर -1 2 3 4 5। ये इसी प्रकार से जैसे कि डेसी, सेमी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनोमीटर। लंबाई को मीटर में जो नापते हैं वो 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम है और नैनो, पिको, फेट और जीटा, योटा इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये वैज्ञानिक संकेत हैं, इनको सरलीकृत रूप में प्रदर्शित करने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ना हो इस वजह से। और इनका गणितीय रूप में जैसे 10 टू द पावर 5 है और 10 टू द पावर 8 है, इनको 10 टू द पावर 5 प्लस 8 में कन्वर्ट करके 10 टू द पावर 13 कर दिया है। अगर 10 की घात 5 है, ये अपॉन में है 10 की घात 5, तो ऊपर जाने के बाद ये माइनस में होगी तो 8 - 5 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इनटू द पावर। और जोड़ में इस तरह से, इसी तरह माइनस माइनस मतलब ये अपॉन में है बटा 9.8 बटा 100 और 2.5 अपॉन मैक्रो में इसकी घात है। ऊपर जाने के बाद ये माइनस में होगी, माइनस और माइनस दोनों को प्लस करने पर -8 10 पावर -8 में कन्वर्ट हो जाएगी।
योग करना और घटाना। इसमें से 10 की घात 4 10 की घात 4 है दोनों में, तो 10 की घात 4 कॉमन हो जाएगी और इनको जोड़ के फिर 10 की घात से गुणित हो जाएगा। सार्थक अंक। प्रत्येक प्रायोगिक माप पर अनिश्चितता का मतलब जो किसी भी अणु या किसी भी पाउडर है, कोई भी मेटल है, उसका भार ज्ञात करना है तो वो प्रायोगिक तौर पर ही उसका वेटिंग मशीन से ही उसका भार निकाला जा सकता है, बाकी उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। और इसकी लंबाई और आयतन, उसका आयतन पैरामीटर, जिस पैरामीटर में वो रखा गया है लिक्विड को, उसके द्वारा उसका आयतन नापा जा सकता है, जिससे जैसे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होती है तब मापा जाता है, तब विशेषिक तुलनात्मक तराजू में ही नापा जाता है तथा द्रव्यमान को दशमलव के बाद वाले अंक 4 में अनिश्चितता है। ठीक है, ये सार्थक अंक के बारे में। सार्थक अंक क्या होते हैं? 11.2 ml में लिखे जाते हैं तथा हम समझते हैं कि 11 निश्चित है, 2 अनिश्चित है। अंतिम अंक में ±1 अनिश्चितता मानी ही जाती है। कैसे भी तोलो, ±1 ±2 इस तरह से होता ही है। ±1 अनिश्चितता मानी जाती है तथा सार्थक अंकों में कुछ नियम होते हैं, जैसे सभी गैर शून्य सार्थक, उदाहरण के लिए 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक है और 0.25 ml में 2 सार्थक अंक है। ठीक है, प्रथम गैर शून्य सार्थक अंक लेते हुए दशमलव में 0.03 में केवल 1 सार्थक अंक है, 0.052 में 2 सार्थक अंक है। दो गैर शून्य स्थिति में सार्थक अंक होते हैं। 2.005 में 4 सार्थक अंक है। किसी अंक में दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि दशमलव में दाईं ओर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए 0.200 में 3 सार्थक अंक है, परंतु दशमलव विहीन संख्या में दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए 100 में केवल 1 सार्थक अंक होता है, यद्यपि 100 में 3 सार्थक अंक होते हैं, 100 में 4 सार्थक अंक होते हैं। ऐसी स्थिति में संख्या प्रदर्शित करने के लिए 100 को 1 × 10⁻², 2 सार्थक अंकों के लिए 1 × 10⁻² तथा 3 सार्थक अंकों के लिए 1.0 × 1.00 × 10⁻² लिखे जाते हैं। इस प्रकार अगर जैसे 2 और 20 में सार्थक अंक ज्ञात करने हो तो 2.0000 और 20.00, इसमें अनंत सार्थक अंक है। अतः 4.01 × 10⁻² और 8.256 10⁻³ में 4 सार्थक अंक है। तो इन अंकों का बाकी गुणा भाग के पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है, इस तरह से जोड़ा जाता है और घटाया भी कुछ इसी तरह जाता है। सार्थक अंकों का गुणा भाग करना, यदि सबसे दाएं वाला अंक 5 से अधिक हो, उससे पहले का मान को अधिक हो तथा यदि कम दाएं का भाग हो तो 5। विमीय विश्लेषण, विमाओं का ध्यान रखना। 3 इंच में सेंटीमीटर में अगर जैसे चेंज करना हो तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। हेक्टेयर को हेकड़े में, हेक्टेयर को बीघा में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना और फिट या इंच को फिट में, 12 इंच में 1 फिट होता है तथा मीटर में चेंज करना। लेंथ, ये लेंथ विमीय है और किलोग्राम, ग्राम और ये ग्रामेटिकल वॉल्यूम, जैसे लीटर में होता है, मीटर क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है। इस तरह इनका विमाओं का विश्लेषण, मतलब विमाओं में चेंज ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। इसी तरह जैसे उदाहरण दिए हुए हैं 2 लीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इनका ये कुछ इसी तरह है जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इनका ये गणितीय विश्लेषण, इनका ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है और किस तरह से ये गुणित होंगे और भाग होंगे, इनका ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, इसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के इस नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
एक केमिकल जो इक्वेशन होती है उस पर उनकी प्रक्रियाओं में रासायनिक आबंध में द्रव्यमान संरक्षण का नियम आर्थो एन लाउइस ने दिया। इस नियम के आर्थो एन लाउइस ने जन्म ने सन 1789 में दिया था। इसके दहन अभिक्रिया के प्रायोगिक अध्ययन की ध्यानपूर्वक किया और फिर ऊपर दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक विज्ञान की बाद में कई परिक्रमाओं में इसी पर आधारित है। अभिकर्मों के उत्पादों के द्रव्यमान में यथार्थ लाउइस द्वारा प्रयोग किया गया ध्यानपूर्वक करने का कारण ऐसा संभव हुआ है। स्थिर अनुपात का नियम यह फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये किसी भी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, अर्थात कोई भी ए रिएक्शन और बी कोई भी रिएक्टेंट ए और एंड बी और कोई भी सी और डी, तो बी बाई सी और ए बी और सी डी का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। अगर सी डी अगर बनता है तो ए बी का इंटरचेंज होगा, अथवा इनकी कमी होगी, ए और बी की कमी होगी तब सी डी बनेगा। अब सी डी वापिस अगर ये रिवर्स रिएक्शन करे तब भी सी डी का कमी होगी और ए बी का संश्लेषण होगा। इसी वजह से ये सदैव अनुपात हमेशा समान होता है। क्यूप्रिक कार्बोनेट ने अनुपात में नमूने के साथ प्रयोग किया तथा प्राकृतिक रूप से संश्लेषित किया। उन्होंने पाया कि नमूनों में संगठन समान होता है, जैसे प्राकृतिक और संश्लेषण। तांबे का प्रतिशत 51.35 और कार्बन का प्रतिशत 9.74 और ऑक्सीजन का प्रतिशत 38.91। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए उनको उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं तथा सत्यापित किया जा चुका है तथा निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। यह नियम डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया था। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक दूसरे से अधिक यौगिक बनाते हैं, दोनों संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ संयुग्मित होकर दो यौगिक जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, H2O और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, जल का 18 ग्राम, और हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34 ग्राम। यह ध्यान देने वाली बात है कि H2O2 आगे समझे 16 32 दूनी 64। यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 और 32 ग्राम जो हाइड्रोजन के निश्चित 2 ग्राम के साथ संयुक्त होकर एक सरल अनुपात 16:32 1:2 में होते हैं। गैलुसे का गैसीय आयतनों का नियम। गैसीय आयतनों का नियम, यह नियम गैलुसे के 1808 में दिया था। उन्होंने पाया कि रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है तथा बनती है। ये सरल अनुपात में होती है बशर्ते ये गैस समान ताप और दाब पर हो। अतः हाइड्रोजन 100 ml, ऑक्सीजन 50 ml संयुक्त होकर 100 ml जलवाष्प देते हैं। दोनों 50 और 100 और 50 मिलकर 100 ml जलवाष्प देते हैं। ठीक है। अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात जो आपस में संयुक्त होकर 100 ml और 50 ml होते हैं, आपस में 2.1 अनुपात में होते हैं, 2:1 में। गैलुसे के आयतन के संबंधों के पूर्णांकों के अनुपात की खोज आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है। यह स्थिर अनुपात का नियम द्रव्यमान के संदर्भ में गैलुसे की कार्यप्रणाली के 1811 में अवोगाद्रो के द्वारा की गई थी। अवोगाद्रो का नियम देखते हैं अब। अवोगाद्रो सन 1811 में अवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैस समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो ने परमाणु और अणुओं के बीच के अंतर की व्याख्या की है, जो आसानी से समझ में आती है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जल बनाने की अभिक्रिया दोबारा देखें तब हाइड्रोजन के 2 आयतन, ऑक्सीजन का 1 आयतन आपस में संयुक्त होकर 2 आयतन देते हैं और ऑक्सीजन लेश मात्र ही नहीं बचती है, अर्थात हाइड्रोजन का 1 आयतन, ऑक्सीजन का 1 आयतन मिलकर जलवाष्प के 2 आयतन देती है।
डिब्बे में अणुओं की संख्या समान होती है। वास्तव में अवोगाद्रो ने इस परिणाम की व्याख्या करते हुए बहुप्रमाणिक मानकर की। बात वही है, जैसे कि एक अणु में अगर हाइड्रोजन भरा पड़ा है और दूसरे आयतन में हाइड्रोजन भरा पड़ा है, तो दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे तो इन दोनों को मिश्रित किया जाएगा और आयतन भी समान रूप से मिश्रित होंगे। दोनों ही गैसीय अवस्था में, तो दोनों का आयतन जुड़ेगा। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो परमाणु माना जाता है, तो जैसा अभी मतलब परिणामों को समझने में काफ़ी आसान होती है, तथा डाल्टन तथा अन्य लोगों ने मत कहा था कि जैसे आपस में संयुक्त नहीं हो सकते, जैसे परमाणु परमाणु आपस में संयुक्त नहीं हो सकते, या ऑक्सीजन के दो परमाणु वाले अणु उपस्थित नहीं हो सकते। अवोगाद्रो प्रस्तावित फ्रांसीसी में प्रकाशित हुआ और सही होने के बाद भी इस मत को बढ़ावा नहीं मिला। लगभग 50 वर्षों के बाद जर्मनी कोलरहाउस ने रसायन विज्ञान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया ताकि मतों को सुलझाया जा सके, और उन्हें स्टेनिस्लाव केनिजारो ने रसायन दर्शन का पर विचार प्रस्तुत करते हुए अवोगाद्रो का कार्य का महत्वपूर्ण बल दिया। ठीक है, उसके बाद डाल्टन का सिद्धांत। हालांकि द्रव्य के छोटे अविभाज्य कणों, जिन्हें एटॉम्स अर्थात अविभाज्य कहा जाता है, द्वारा बने होते हैं। उत्पत्ति ग्रीक दर्शनार्थी डेमेक्रिटस 460 से 370 बीसी के समय हुई, परंतु प्रायोगिक अध्ययनों के नियमों के जन्म दिया। उन्होंने उपरोक्त नियमों का जन्म दिया, के फलस्वरूप फिर से विचार करने लगा, तथा 1808 में डाल्टन साहब ने रसायन दर्शन शास्त्र नई पद्धति प्रकाशित की, जिन्होंने प्रस्तावित किया कि द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है, अर्थात द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वांडरवाल फोर्स, इन सभी के कणों से मिश्रित बॉन्ड से बना होता है, जिससे जहाज तैर पाते हैं, अथवा रेत के कणों पर नहीं तैर पाते। रेत के कण सब अलग अलग होते हैं। किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। ठीक है, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं, अर्थात निश्चित अनुपात होता है सबका, सममांगी मिश्रण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में न तो उन्हें बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, डाल्टन के सिद्धांत के रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी, यद्यपि इसे गैसीय आयतनों के नियम की व्याख्या नहीं की जा सकी। यह परमाणु के संयोजन के कारण भी बना सकते हैं, यदि बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने व्याख्या की। और डाल्टन साहब एक और चीज़ बोल गए, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, अथवा ए का दाब और बी का दाब पी टी टोटल दाब के बराबर होगा। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। परमाणु के अणुओं के परिचित होने के पश्चात अब यह समझना उचित हो गया था कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में हम क्या समझते हैं। परमाणु द्रव्यमान ये क्या होता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो इनका वेट होता है, परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट एक समान होता है 1.67 इंटू 10⁻24 प्लस इलेक्ट्रॉन का वेट 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम होता है, जो कि 10⁻27 है। प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में 1/1800 समथिंग होता है, 1835-36 के आसपास होता है, कम होता है, मतलब 1/1836-35 के आसपास होता है। इस वजह से इसको जीरो मान लिया जाता है, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इनको माना जाता है। सॉरी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का वजन मापने पर, जैसे कार्बन का एग्जांपल लिया, तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन में करीब 12.0 समथिंग आएगा। तो उसको कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान अगर 12 ग्राम में 1 मोल है, 1 मोल माना जाएगा, अर्थात इसको 12 AMU भी कह सकते हैं। AMU में एक AMU में 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम ही होता है, जो कि इसका एटॉमिक मास है, परमाणुक द्रव्यमान है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसका परमाणु द्रव्यमान ही इसका
इसको 12 AMU माना जा सकता है। तथा इसी प्रकार औसत परमाणु द्रव्यमान इसका कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 इनका एवरेज लेंगे तब 12.0011 U AMU की एटॉमिक मास यूनिट ही आएगा। इसके बाद आणविक द्रव्यमान जैसे कि CH4 लिया तो कार्बन का 12 इंटू U प्लस हाइड्रोजन का 4 इंटू हाइड्रोजन के 1.008 U AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो टोटल मिला के इसका परमाणु द्रव्यमान ही इसका आणविक द्रव्यमान हुआ, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान मिलकर आणविक द्रव्यमान का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसका जब निकालेंगे तब 180.162 U आएगा। सूत्र द्रव्यमान कुछ पदार्थों जैसे सोडियम क्लोराइड में घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिकों को धनात्मक सोडियम आयन और ऋणात्मक क्लोराइड आयन एक त्रिम संरचना का व्यवस्थित रूप से ध्यान देने योग्य क्लोराइड के 6 क्लोराइडो आयनों से घिरा होता है और यह क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। इस प्रकार सूत्र जैसे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित के लिए किया जाता है, न कि आणविक द्रव्यमान पर परिकलन, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड के अणु उपस्थित ही नहीं होते हैं। अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र का द्रव्यमान 23 और 35 58.5 U AMU एटॉमिक मास यूनिट होगा। मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान परमाणु और अणु के आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। अणु आकार में बहुत अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक प्रमाण की आवश्यकता होती है, अर्थात यूनिट्स की आवश्यकता होती है इनको नापने के लिए। निम्न प्रकार के 12 वस्तुओं के लिए 1 दर्जन, 20 वस्तुओं के लिए 1 स्कोर और 144 वस्तुओं के लिए 1 ग्रोस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों पर जैसे परमाणु, अणु और कणों इलेक्ट्रॉनों के गिनने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। मोल कैसे निकालते हैं? SI मात्रकों के मोल के किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए ये 7 आधार राशियों का सम्मिलित किया जाता है। मोल जिसका संकेत मोल अथवा पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है। एक मोल में ठीक 1 अवोगाद्रो संख्या के बराबर या फिर 6.2214076 × 10⁻23 ही मूलभूत कण होते हैं। मतलब कि एक मोल में कितने कण होते हैं? 10 की घात 23 कण होते हैं। 6.022 10⁻23 कण होते हैं। यह अवोगाद्रो स्थिरांक Na के नियत संख्यात्मक मान होता है। 1 अवोगाद्रो संख्या बराबर 1 मोल। उसे मोल इनवर्स मात्रक व्यक्त किया जाता है, अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, तथा निकाय के पदार्थ की मात्रा संकेत n विशिष्ट मूल कणों के द्वारा आबाद किया जाता है। मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन के कणों के विशिष्ट समूह को कहते हैं तथा किसी पदार्थ के एक मोल के कणों के सदैव समान रहता है तथा भले ही निर्धारण कार्बन 12 परमाणु स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात किया जाता है 1.99 × 10⁻23 प्राप्त होता है। कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। कार्बन के एक मोल में परमाणु की संख्या ठीक है, इस वजह से ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अथवा ये कहा जा सकता है कि 12 ग्राम कार्बन है वो 1 मोल के बराबर है। तो 60 ग्राम अगर कार्बन का पाउडर बनाते हैं 60 ग्राम में, तो ये 5 मोल के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन में परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो अगर इसके 16 ग्राम का 1 मोल है तो इसको कितना भी ग्राम ले लो 1/16 × x, इसे इसके मोल ज्ञात किए जा सकते हैं। अतः किसी पदार्थ के 1 मोल के दिए गए पूर्वोक्त बराबर परमाणु अणु, अतः हम कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन में इतने अवोगाद्रो, 1 अवोगाद्रो हाइड्रोजन परमाणु 1 मोल में जल अणु इतने हैं, तो 1 मोल में 1 AMU के बराबर होगा। मोल में परिभाषित करने के लिए किसी पदार्थ को अगर 1 मोल की द्रव्यमान, ठीक है वही चीज़ है। उसके बाद प्रतिशत संगठन,
अभी तक हम किसी नमूने के उपस्थित कणों की संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, कणों की संख्या के बारे में चर्चा, परंतु किसी यौगिक के किसी विशेष तत्व के प्रतिशत की जानकारी आवश्यकता होती। मान लीजिए यह नया यौगिक दिया गया है तथा हम प्रश्न पूछेंगे, ये प्रतिशत मैथमेटिकली निकाला जा सकता है, प्रतिशत घटक कौन कौन से हैं, वे किस अनुपात में उपस्थित होते हैं, ज्ञात की यौगिकों की जानकारी यह पता लगाने के लिए सहायक होगी तथा नमूने के तत्वों के वही प्रतिशत जो शुद्ध नमूने में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इन आंकड़ों का विश्लेषण यह जानने की सहायता मिलती है कि नमूना शुद्ध है या नहीं है। इसका प्रतिशत संगठन मतलब कितने प्रतिशत, वेट बाय वेट कितना प्रतिशत, वेट बाय वॉल्यूम या फिर कितना ग्राम इन ये उसकी सांद्रता कह सकते हैं, सांद्रता मोल प्रति लीटर। मतलब कि अगर ए विलेय और प्लस विलायक, विलेय ए प्लस बी प्लस सी, अगर 3-4 अणु एक साथ मिले हुए हैं किसी विलयन में, 1 लीटर मान लेते हैं, 1 लीटर में इसका प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं कि कितना ग्राम मिला हुआ है। इसे प्रतिशत संगठन इस तरह से ज्ञात किया जाएगा मैथमेटिकली। इसी तरह जैसे उदाहरण के तौर पर ये वाला क्वेश्चन ले लें, तभी इनका प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात, जैसे कि A प्लस बी प्लस सी है तो उनके संख्या अनुपात किस किस अनुपात में अवस्थित है उसको बताता है। जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक में अणु की उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र है वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणुओं को बताता है, जबकि आणविक सूत्र यह जैसे कि ग्लूकोज है, माल्टोज है, कीटोज है, इन अणुओं के अनुपात को बताता है, संख्या को दर्शाता है। ठीक है, विभिन्न परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, परमाणु प्लस परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। परमाणु छोटी इकाई है और अणु बड़े कंपाउंड्स जो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। स्टोइकोमेट्री और स्टोइकोमेट्री परिकलन। स्टोइकोमेट्री होती क्या है? यह शब्द ग्रीक स्टोइकियन जिसका अर्थ है तत्व और मेट्रोन जिसका अर्थ मापना से मिलकर बना है, मापने से मिलकर बना है। स्टोइकोमेट्री के रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियाकारकों, क्रियकों और उत्पादों मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कभी कभी आयतनों तथा परिकलन किया जाता है। ये समझने से पहले किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया की कितनी मात्रा, अभिक्रिया की जो अभिकारकों की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी अथवा कितने मोल की आवश्यकता होगी, कितना उत्पाद प्राप्त होगा अथवा कितना बनेगा, यह जानने के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह मेथेन के दहन पर विचार किया जाता है तथा संतुलीकरण ये संतुलित की जाती है। उसके बाद जो मैथमेटिकल जो गुणांक है इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यह मेथेन तथा डाइऑक्साइड के अभिकारकों तथा अभिकारक कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को उत्पाद कहते हैं तथा ध्यान देंगे अभिकारकों अभिक्रियक और उत्पाद गैस हैं तथा सूत्रों के बाद कोष्ठक में ग्राम के अक्षर के लिखकर व्यक्त किया जाता है तथा इसी प्रकार ठोसों के द्रव में सॉलिड और लिक्विड लिखे जाते हैं। O2 और H2O के गुणांक 2 को स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। ठीक है, O2 तथा H2O के गुणांक 2 को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। इसी प्रकार CH4 और CO2 दोनों के लिए यह गुणांक 1 है और भाग में लेने वाले अभिकारकों को मोलों को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं, अणुओं की संख्या और मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं CH4 में। ठीक है, ये चीज़ है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं। कई बार अभिक्रिया में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियकों की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अभिक्रियक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है, अर्थात विलेय प्लस विलायक अधिक अवस्था में अवस्थित होता है। जो अभिक्रियक कम मात्रा में उपस्थित होता है
वो कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, अथवा ए तो खत्म हो जाएगा, बी बचा रहेगा। इसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं होती है, भले ही दूसरी अभिक्रिया की कितनी ही मात्रा अवस्थित हो। अतः अभिक्रिया पहले समाप्त होता है, वो उत्पाद की मात्रा के सीमित कर देता है, इसलिए उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, अथवा लिमिटेशन रिएजेंट। सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं? जो लिमिटेशन में अवेलेबल होता है। ए प्लस बी, जो ए तो विलायक है, बी विलेय है, सॉरी बी विलायक है, ए विलेय है, तो एक खत्म हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया में बी बचता है, जो कि इसमें सीमांत अभिकर्मक ए को कहेंगे। विलयनों की अभिक्रिया प्रयोगशाला में अभिक्रिया विलयनों में की जाती है, अतः यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जब कोई पदार्थ विलयन के रूप में उपस्थित होता है, तब उसकी मात्रा किस प्रकार व्यक्त की जाती है। किसी विलयन में सांद्रता या उसके दिए गए आयतन उपस्थित निम्नलिखित रूप से व्यक्त की जाती है, जैसे परसेंटेज, वेट बाय वेट, मोलंश। मोलंश क्या होता है? जैसे कि एक का मोलंश होता है ए के मोल Na प्लस Nb, दोनों के विलयन के मोल और विलेय के मोल। मोलरता क्या होती है? मोल प्रति लीटर। मोललता क्या होती है? विलेय के मोल अपन विलायक के मोल इन ग्राम में। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान अपन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये विलेय का द्रव्यमान किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? मोल बीन क्या होती है? Na अपॉन Nb। विलयन के Na Na के मोल अपॉन A प्लस बी के मोल। देखिए कुछ इस प्रकार से। और मोलरता विलयन के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के आयतन इन लीटर में, इसे मोलरता कहेंगे। इसी प्रकार मोललता विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान इन किलोग्राम, इसको मोललता बोलेंगे। रासायनिक प्रयोगशाला में वांछित सांद्रता का विलयन सामान्यतः अधिक सांद्रता विलयन के तनुकरण से बनाया जाता है, अर्थात तनुकरण से बनाया जाता है। विलेय को इन विलयन में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, उनका तनुकरण किया जाता है। सांद्रता वाले विलयन को स्टोक विलयन सॉल्यूशन कहा जाता है। ध्यान रहे कि विलयन की मोललता तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होती है। यह मोललता तापमान के साथ परिवर्तन नहीं होती है। द्रव्यमान तापमान से अप्रभावित रहता है, क्योंकि द्रव्यमान तापमान से, क्योंकि मोल प्रति लीटर इसमें भी विलेय के मोल है, विलयन के मोल है, अतः ये तापमान से अप्रभावित रहता है। थैंक यू।